गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन प्लांट्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अगर दो शब्दों में तोड़ा जाए तो माइक्रोस्पोर एंड जेनेसिस। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स को कहते हैं और जेनेसिस माने निर्माण। पोलन ग्रेन्स का निर्माण कैसे होता है उसको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। अगर हम देखें किसी भी फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स के अंदर जिनका निर्माण मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिलामेंट के एंथर्स के अंदर होता है। एंथर्स आर द पार्ट्स ऑफ स्टेमन। अगर हम एक स्टेमन का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक फिलामेंट होता है और ऊपर एंथर लोब्स होते हैं और जो कि कनेक्टिव से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम बी। अगर हम एंथर लोब्स का ट्रांसफर सेक्शन काटें तो हमें दो तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। देयर आर टू चैम्बर्स, लेकिन एक चैम्बर के अंदर दो स्पोरेंजिया का निर्माण होती है। दो स्पोरेंजिया बनती हैं। तो इस तरीके से सी डायग्राम में चार स्पोरेंजिया बनी हर एक चैम्बर के अंदर, तो इसको हम डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं। लेकिन जब एक स्पोरेंजियम बनती है तो उसको मोनोथिकस कंडीशन या बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक एंथर लोब के अंदर एक स्पोरेंजियम बनती है। तो इस तरीके से टेट्रास्पोरेंजिएट और बाइस्पोरेंजिएट दो कंडीशंस हमको दिखाई देती हैं। इफ़ वी सी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एनी एंथर लोब, तो बीच में हमें फिलामेंट वाला पोर्शन या कनेक्टिव वाला पोर्शन दिखाई देगा और चार स्पोरेंजिया हमें क्लियर कट दिखाई देंगी ट्रांसफर सेक्शन में, विच आर इन ईच स्पोरेंजियम देर आर 3 to 4 वॉल्स। बाहर एक एपिडर्मिस है, उसके अंदर 3-4 वॉल्स होती हैं और सेंटर में जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, दैट स्पोरोजिनस टिश्यू मे बी इन एनी फॉर्म। इफ द एंथर इज यंग they are in the that is in the form of microspore mother cells which have not undergone any meiosis। और अगर मेच्योर एंथरलोब का हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमको पोलन टेट्राड्स या पोलन ग्रेन्स दिखाई देते हैं। नाउ ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, बाइलोब्ड डाइथिकस कंडीशन, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है दो स्पोरेंजिया के बीच में, जिसको कि हम थीका कहते हैं। और बाद में जबकि पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो ये बीच वाला जो पार्टीशन है वो पार्टीशन ख़त्म हो जाता है और स्पोरेंजिया पूरे के पूरे दोनों स्पोरेंजिया आपस में मिल जाती हैं एट द मैच्योर स्टेज। इफ़ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल स्पोरेंजियम, देयर आर 4 लेयर्स। द आउटर मोस्ट लेयर इज़ द एपिडर्मिस। उसके नीचे इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिनको हम एंडोथीसियम कहते हैं। उसके नीचे 1, 2 या 3 लेयर्स मिडिल लेयर्स की होती हैं और सबसे अंदर की तरफ टेपिटम लेयर होती है जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड किए हुए रहती है। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, वी कैन सी इन दिस डायग्राम। Epidermis outermost layer, then the endothelium, then middle layer, then the tapetum and the central part sporogenous tissue। अंदर हमको सी डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहे हैं बहुत क्लियर कट। द पिंक कलर्ड लेयर इज़ द एपिडर्मल लेयर। उसके बाद में कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, फाइब्रस बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर दी सेल्स ऑफ एंडोथीसियम। उसके बाद मिडिल लेयर और अंदर टेपिटम। नाउ ये जो एंथर लोब है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए, थैलेमस के ऊपर हम जानते हैं कि फ्लावर के चारों पार्ट्स कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम सबका निर्माण होता है। तो थैलेमस से ऊपर की तरफ एक उभार
निकल के आता है, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना हुआ होता है। सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग रैपिडली एंड दे फॉर्म अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। और ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसके टिप पर सेल्स थोड़ी सी चौड़ी होने लग जाती हैं, मतलब एक थोड़ा सा चौड़ा चपटा स्ट्रक्चर बन जाता है। विच इज़ अ ग्रुप ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिनका भविष्य अभी तक निर्धारित नहीं हुआ होता है। वो सारी सेल्स एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम 2.3 का ए डायग्राम आप देखें। फिर क्या होता है कि इसमें 4 प्लेसेस पर यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। नाउ व्हाट इज़ यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट? यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट के अंदर कोई भी स्पोरेंजिया का जो निर्माण होता है, वो निर्माण अ ग्रुप ऑफ सेल्स से होता है, कोशिकाओं के समूह से होता है। दैट इज मोर देन वन। देयर कैन बी 2 सेल्स, देयर कैन बी 3 सेल्स और मोर देन दैट सेल्स। तो यहाँ पर 4 प्लेसेस पर कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य वाली हो जाती हैं। उनका न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, उनके अंदर प्रचुर मात्रा में फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और बाकी कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती हैं, जो कि अलग से विभेदित हो जाती हैं। वाई? दे एक्यूमुलेट प्लेंटी ऑफ फूड मटेरियल, द न्यूक्लियस बिकम्स बिगर एंड वाई? बिकॉज दे हैव टू अंडरगो अ रैपिड सेल डिवीजन नाउ। तो ये सेल्स जो होती हैं, ये सेल्स आर्किस्पोरियल सेल्स कहलाती हैं। अब डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो गया होता है। ये आर्किस्पोरियल सेल्स पेरिक्लाइनली डिवाइड करती हैं और बाहर की तरफ पैराइटल सेल्स बनाती हैं और अंदर की तरफ स्पोरोजिनस सेल्स बनाती हैं। तो जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं वो विभिन्न तलों में, एज यू कैन सी इन द डायग्राम सी एंड डी, सी में जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो सेल्स विभिन्न तलों में विभाजित होती हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना लेती हैं, बहुत सारी बीच में। वेयर एज द पैराइटल सेल्स अंडरगो मैनी पेरिक्लाइनल एंड मैनी एंटीक्लाइनल डिविजन्स। पहले पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे और पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद हर एक लेयर के अंदर बहुत सारे एंटीक्लाइनल डिविजन्स होंगे, यानी कि परिधि के 90 डिग्री के एंगल पर पहले तो परिधि के समानांतर विभाजन होंगे और उसके बाद परिधि के 90 डिग्री के एंगल पर डिविजन्स होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप लेयर्स भी बढ़ेंगी और हर लेयर में कोशिकाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और इस तरीके से जो एंथर लोब है उसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, या हम कहें कि स्पोरेंजिया के आकार में वृद्धि हो जाएगी, वो मेच्योरिटी की तरफ प्रोग्रेस करेगी। नाउ इफ़ वी सी द लेयर्स, पैराइटल लेयर्स, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, उसके अंदर एंडोथीसियम की सेल्स हैं जो कि बड़ी सेल्स हैं। उसके बाद मिडिल लेयर्स की 2-3 लेयर्स होती हैं और सबसे अंदर की तरफ उसमें टैपिटम की सेल्स होती हैं। एक मैच्योर स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर यहाँ हम देख सकते हैं ई डायग्राम में, जिसके अंदर बीच में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं विच आर अंडरगोइंग मियोसिस। किसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर हमें 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, किसी में 4 दिखाई दे रहे हैं और किसी में मेटाफेज वाली स्टेट दिखाई दे रही है। सो दीज सेल्स आर अंडरगोइंग मियोसिस और इसी के अंदर आपको टैपिटम की कोशिकाएं डिसइंटीग्रेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। दैट इज़ उनकी सेल वॉल नहीं है, बट दे आर देयर, दिस प्रोटोप्लाज्म इज देयर। तो दिस इज द टैपिटम। मिडिल लेयर्स होंगी और फिर एंडोथीसियम की लेयर्स जो कि इलोंगेटेड कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। नाउ इफ वी सी diagrammatic this linear diagram of various cells, अविभेदित परागकोश जो होता है उसमें पहले एक डिवीजन होता है, मैंने आपको बताया। बाहर की लेयर्स एपिडर्मल सेल्स होती हैं और अंदर वाली आर्किस्पोरियल होगी। आर्किस्पोरियम जब बन गई उसके बाद में उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो कि हमने डायग्राम में देखा। उसके बाद में इस फ्लो चार्ट में हम देख रहे हैं कि प्राइमरी पैराइटल सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिससे कि बाहर की तरफ एंडोथीसियल सेल्स बनेंगी और
एंडोथीसियल सेल्स एंडोथीसियम बना लेंगी, और जो पैराइटल सेल्स हैं उनके अंदर कई सारे पेरिक्लाइनल और कई सारे एंटीक्लाइनल डिविजन्स होंगे, तो मिडिल लेयर 1, 2, 3 और टेपिटम बन जाएगी. सो दिस इज अ फ्लो चार्ट विच शोज द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लेयर्स. नाउ एपिडर्मिस लेयर्स कैसी होती हैं? एपिडर्मिस की लेयर आउटर मोस्ट लेयर होती हैं, और इनके अंदर सिंगली लेयर होगी, और इनके अंदर जैसे जैसे विकास होता चला जाएगा एंथरलोब का, ये एपिडर्मिस की सेल्स के अंदर बहुत सारे एंटीक्लाइनल विभाजन होते जाएंगे, जिससे कि इस सिंगल लेयर के अंदर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और ये सेल्स जो होती हैं ये टेंजेंशियली इलोंगेटेड होती हैं. उसके बाद आता है एंडोथीसियम. नेक्स्ट टू एपिडर्मिस इज एंडोथीसियम. एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो रेडियली इलोंगेटेड होती हैं सेल्स, और इनके अंदर फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो कि अंदर से बाहर की तरफ होते हैं. ये फाइब्रस बैंड्स या रेशेदार परत जो होती है ये अल्फा सेल्यूलोज की बनी होती है, और अल्फा सेल्यूलोज की कैरेक्टरिस्टिक होती है हाइग्रोस्कोपिक, आर्द्रताग्राही प्रवृत्ति रखती है अल्फा सेल्यूलोज. तो आर्द्रताग्राही गुणों और बाहर और अंदर की तरफ जो स्पर्श रेखीय भित्तियों का विभेदन होता है या एक्सटेंशन होता है, उसके कारण एंडोथीसियम की जो लेयर्स होती हैं वो परिपक्व अवस्था में परागकोश की भित्तियों को टूटने में सहायता करती हैं. लेकिन जहाँ पर दो लघु बीजाणुधानियाँ या माइक्रोस्पोरेंजिया का संधि स्थल होता है, जहाँ पर वो जुड़ती हैं, उन चारों ओर उपस्थित जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं उनके अंदर एंडोथीसियम की कोशिकाओं में रेशेदार स्थूलन नहीं पाए जाते हैं. इसीलिए जब भी वो मैच्योर होता है और एंडोथीसियम की सेल्स में से पानी निकलता है तो वो सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ने के पश्चात क्योंकि थिकनिंग्स होती नहीं है इसलिए उन जगह पर छिद्र बन जाता है, पोलन पोर बन जाता है, और वहाँ से जो परिपक्व पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं. अब हम आते हैं मिडिल लेयर के बारे में. मिडिल लेयर एंडोथीसियम के बाद 1 से 3 लेयर्स होती हैं जो कि डीजेनरेट हो जाती हैं. इधर तो माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे मियोसिस होता है ये चपटी होती चली जाती हैं, और अंत में ये क्रश होकर के नष्ट हो जाती हैं. और लेकिन कुछ पौधे होते हैं जैसे लिलियम है, रेननकुलस में, उसमें मिडिल लेयर जो होती है वो परसिस्टेंट होती है, चिरकालिक होती है. अधिकतर पौधों में मिडिल लेयर्स की 3 से 5 लेयर्स होती हैं, और कई बार क्या होता है कि इनके अंदर भी रेशेदार स्थूलन बन जाते हैं, और मिडिल लेयर्स के अंदर स्टार्च या दूसरे भोज्य पदार्थ संचित हो जाते हैं जो कि डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को भोजन प्रदान करने का काम करते हैं. तो टेपिटम की लेयर से होकर के मिडिल लेयर्स का जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स तक पहुंचते हैं. नाउ द इनर मोस्ट लेयर इज द टेपिटम लेयर. जैसे जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया आगे बढ़ती है, टेट्राड स्टेज तक पहुंचती है, उस समय तक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को प्राप्त होने वाला जितना भी भोज्य पदार्थ जो है अब ये जो मिडिल लेयर्स है ये सारा पदार्थ जो है वो टेपिटम से होकर के निकलता है. अब टेपिटम की जो सेल्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं. कुछ सेल्स बड़ी आकार में होती हैं जिनको सी टेपिटम कहते हैं, विच आर टूवर्ड्स दी कनेक्टिव. एलेक्टा थॉम्सोनाई के अंदर ये डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जिसमें सी कैपिटम जो है वो सी टेपिटम बड़ी सेल्स होती हैं, जबकि पेरिफेरल टेपिटम्स जो पी टेपिटम होती हैं वो स्मॉलर सेल्स होती हैं. वी कैन सी दे thickenings in the endothelium layer in the lower diagram. अब
ये जो टैपेटम है ये दो तरह की होती है। एक तो अमीबॉइड टैपेटम जिसको कि हम पेरिप्लाज्मोडियम कहते हैं, और दूसरी सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर टैपेटम। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं। सिक्रीटरी टैपेटम जो होती है उसकी सेल वॉल इंटैक्ट है, टैपेटम की जो वॉल है वो इंटैक्ट है, जबकि अमीबॉइड टैपेटम की जो वॉल है वो इंटैक्ट नहीं है और उसके अंदर वो उसका जितना भी जीव द्रव्य है और जितने भी केंद्रक हैं वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स जो होती हैं उनके चारों तरफ होते हैं, एंड दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो ये दोनों का अंतर होता है और इसको हम टैपेटम पेरिप्लाज्मोडियम कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये पेरिप्लाज्मोडियम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ये लिविंग होता है, इसके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, इसके केंद्रक भी विभाजित हो रहे होते हैं, तो ये एक जीव संगठित और क्रियाशील संरचना होती है, इसलिए इसको हम पेरिप्लाज्मोडियम कहते हैं। ये पेरिप्लाज्मोडियम जो परिवर्धनशील परागकण होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम करती है। अब ये जो सिक्रीटरी टैपेटम होती है, ये सिक्रीटरी टैपेटम के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब क्रियाशील हैं। वो सेल ऑर्गेनेल्स अपनी संख्या में अभिवृद्धि कर लेते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाती हैं, रिबोसोम्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा हो जाता है, तो उसके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब ज़्यादा हो जाते हैं। और इनकी सेल वॉल जैसे जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसीड करता है या अर्धसूत्री विभाजन की स्टेजेस आगे बढ़ती चली जाती हैं, इसकी जो पतली सेल वॉल थी वो सेल वॉल मोटी होती चली जाती है। और इधर इन स्ट्रक्चर्स को हम प्रोयूबिश बॉडीज़ कहते हैं। प्रोयूबिश बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिसमें कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं और उन सेल ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ रिबोसोम्स का डिपोजिशन हो जाता है। तो ये संरचनाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रोयूबिश बॉडीज़ कहलाती हैं। अब ये प्रोयूबिश बॉडीज़ जैसे ही स्पोर टेट्राड बना वैसे ही ये प्रोयूबिश बॉडीज़ सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल करके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के भाग में आकर के इकट्ठी हो जाती हैं। जब ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर इनके ऊपर स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ होता है उसका जमाव होने लगता है। जब स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है तो इनको हम क्या कहते हैं? यूबिश बॉडीज़ कहने लगते हैं। जब यूबिश बॉडीज़ का निर्माण हो जाता है तो इन सेल्स की सेल वॉल फिर पतली होने लग जाती है और ये यूबिश बॉडीज़ बाहर निकल जाती हैं। कहाँ आ जाती हैं? ये सारी यूबिश बॉडीज़ उस चैम्बर में आ जाती हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स बने हुए हैं। ये बने हुए पॉलन ग्रेन्स जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनके ऊपर जो एक्साइन होती है उस एक्साइन के ऊपर ये यूबिश बॉडीज़ आकर के चिपक जाती हैं। इसी तरीके से इनका जो केंद्रक है उसमें डीएनए की मात्रा में टैपेटम की सेल्स में अभिवृद्धि होती है। ये जो टैपेटम की अभिवृद्धि होती है वो चार तरीके से होती है। पहला है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जब केंद्रक 2, 1, 2, 3 ज़्यादा हो जाते हैं तो दैट शोज दैट देयर इज इंक्रीज इन द डीएनए कंटेंट। देन देयर इज एंडोमाइटोसिस। केंद्रक कला के बिना नष्ट हुए गुणसूत्रों के द्विगुणन या डीएनए की मात्रा में वृद्धि को हम अंतःसूत्री विभाजन या एंडोमाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोमाइटोसिस के परिणाम स्वरूप केंद्रक बड़ा हो जाता है और पॉलीप्लाइड हो जाता है। उसमें सेल वॉल का निर्माण नहीं होता। क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है। गुणसूत्रों के जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनका सेपरेशन नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है।
उसके बाद में आता है रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई। हम जानते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज स्टेट में, एनाफेज के बाद टीलोफेज स्टेट आती है। टीलोफेज स्टेज में जो क्रोमेटिड्स हैं वो पोल्स पर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होता। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता और दोनों जो पोल्स हैं उनको कवर करते हुए एक मेम्ब्रेन चारों तरफ बन जाती है। दिस इज कॉल्ड एज दी रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई या प्रत्यानयन केंद्र। और उसके बाद में पॉलिटी नहीं होती है, जबकि क्रोमेटिड्स 2 क्रोमेटिड्स की बजाय कई सारे क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। तो अगेन इट इज़ अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डीएनए मटेरियल। नाउ द फंक्शंस ऑफ टैपिटम, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एग्जाइन के फॉर्मेशन में हेल्प करना, फूड मटेरियल को मिडिल लेयर से ट्रांसपोर्ट करना, पॉलन वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करना, और एक और उसका काम होता है, वो काम है इनकम्पेटिबल स्टिग्मा की पहचान करना। इसके अंदर क्या होता है कि टैपिटम के द्वारा जो एक प्रोटीन निर्मित होती है वो परागकण की जो बाह्य चोल जो होती है उसमें उपस्थित जो ऑर्नामेंटेशंस होते हैं, गुहाएं बनती हैं या कंटक बनते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जल को अवशोषित करके पॉलन ग्रेन्स के संपर्क में आ जाते हैं और बाह्य चोल में जो प्रोटीन्स हैं वो मुक्त हो जाते हैं। और परागकण जब भित्ति से मुक्त होकर के ये प्रोटीन्स अलग अलग प्रकार की पॉलन एलर्जी को कॉज करते हैं, जैसे कि हे फीवर वगैरह होता है। और एक और काम ये होता है कि अगर ये किसी इनकम्पेटिबल स्टिग्मा पे पहुंच गए, से फॉर एग्जांपल एक गेंदे के फूल का जो स्टिग्मा है उसके ऊपर अगर रोज़ का पॉलन ग्रेन आकर के पड़ गया तो वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा, और अगर जर्मिनेट भी कर गया तो उसकी जो पॉलन ट्यूब है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगी। स्टिग्मा के ऊपर एक कैलोज प्लग का निर्माण हो जाएगा जो कि पॉलन ट्यूब को आगे बढ़ने से रोक देगी। तो सिर्फ कंपेटेबल स्टिग्मा पर ही वो आगे प्रोसीड करेगा, अन्यथा कैलोज प्लग का निर्माण का उद्दीपन हो जाएगा, और दिस इज कॉल्ड एज द रिजेक्शन रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट and formation of microsporangia.